26 जुलाई और 27 अगस्त को CET एग्ज़ाम हुआ ग्रुप C पोस्ट के लिए। तो इसमें जो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट थी और 27 की इवनिंग शिफ्ट, तो इनको काफ़ी डिफ़िकल्ट बताया गया है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन की डिमांड आई है। तो नॉर्मलाइजेशन होती ही है हर उस एग्ज़ाम में जहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम लिया जाता है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी एक मेथड है जिसको इन्होंने 2022 में अडेप्ट किया था नॉर्मलाइजेशन के लिए। इसी के रिगार्डिंग जो चेयरमैन है HSSC के हिम्मत सिंह जी, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के थ्रू सजेशंस मांगे हैं कि अगर किसी के पास कोई बेटर या लीगल मेथड है नॉर्मलाइजेशन का तो वो सजेस्ट कर सकता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने क्या पोस्ट किया था। ये उनकी पोस्ट है जो उन्होंने डाली अपने अकाउंट पे। तो इसमें हम देख लेते हैं एक बार क्या बोला उन्होंने। ये एक गूगल फॉर्म लिंक जो साथ में अटैच किया पोस्ट के, इस पर क्लिक करके आप अपने सजेशन सबमिट कर सकते हैं। ये उन्होंने 9:33 पे सुबह 8 अगस्त को अपलोड की थी। तो इसमें बोला है नॉर्मलाइजेशन को लेकर यदि आप सभी के पास कोई अच्छा सुझाव है जो कि कानूनी तौर पर मान्य हो तो उसे हमें भेज सकते हैं, आयोग उस पर विचार करेगा। हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी को भी कोई शिकायत नहीं होगी। तो हम एक बार इस लिंक को भी देख लेते हैं ओपन करके कि कैसे सबमिट करना फॉर्म। चलो सरकारी काम है, ये सब तो चलता रहता है। उनके अपने कुछ लीगल या टेक्निकल रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से फॉर्म क्लोज कर दिया गया है। अभी हम ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, पर इस पोस्ट का रिप्लाई ज़रूर कर सकते हैं यहाँ। तो रिप्लाई तो पोस्ट हो गया है। अब हम एक बार जो नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं उनको भी कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी बेस्ड मेथड। ये सबसे ज़्यादा फेयर मेथड है। इसमें क्या करते हैं, हर क्वेश्चन के डिफ़िकल्ट लेवल को एनालाइज करते हैं। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि हर क्वेश्चन की क्वालिटी है जो वो अलग से चेक होती है, और इसमें जो लक्की गैसेज हैं उनके चांसेस भी कम हो जाते हैं कि लक्की गैस अगर किसी ने किया है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। नुकसान क्या रहता है हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा एनालाइज करना पड़ता है एक साथ और डिटेल्ड एनालिसिस होती है, तो रिस्क काफ़ी कम रहता है बायसनेस का। सेकंड मेथड हमारे पास परसेंटाइल इक्वेटिंग मेथड। इस मेथड में हम रो स्कोर्स को परसेंटाइल स्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस परसेंटाइल स्कोर से नॉर्मलाइज स्कोर निकालते हैं। ये मेथड काफ़ी सिंपल और ट्रांसपेरेंट है, जिसमें रिस्क काफ़ी कम रहते हैं, और रैंक ऑर्डर है जो किसी भी इंडिविजुअल शिफ्ट में वो सेम रहता है। मतलब हाई रैंक वाला कैंडिडेट ऊपर ही रहेगा और लो वाले नीचे ही रहेंगे। इसके अलावा इसका जो नुकसान है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, और इसमें नुकसान ज़्यादातर किसको रहता है, हार्डर शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स को। तो बायसनेस रिस्क इसमें लो टू मॉडरेट है। थर्ड मेथड हमारे पास मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। इसका दूसरा नाम जी स्कोर मेथड भी है। इसमें हम हर शिफ्ट का मीन निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं स्कोर्स का, फिर उनको रो स्कोर में से माइनस करते हैं मीन को, और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से।
जिससे हमारा जी स्कोर आ जाता है। ये जी स्कोर ही नॉर्मलाइज स्कोर होता है। इस मेथड में हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो स्कोर्स होंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के होंगे, जो कि सच नहीं होता कम्पिटिटिव एग्जाम्स के केस में, जिसकी वजह से इसमें एरर आ जाते हैं। नेक्स्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मीन डिफरेंस मेथड। इसमें हर शिफ्ट का मीन निकालते हैं और फिर उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। अब इसी डिफरेंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं अलग अलग शिफ्ट्स में। तो ये इजी मेथड है, बट इसमें एरर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इस मेथड का नुकसान यही है कि ये वेरिएशंस को इग्नोर कर देता है, और अगर जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तब भी इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद हमारा रो स्कोर कंपैरिजन मेथड। अब ये कोई नॉर्मलाइजेशन का मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होती ही नहीं। लास्ट में यहाँ रैंकिंग की गई है सभी मेथड्स की, बेस्ट टू वर्स्ट। IRT सबसे अच्छा मेथड है, उसके बाद परसेंटाइल इक्वेटिंग, फिर मीन एंड ST, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और रा स्कोर कंपैरिजन तो कोई मेथड है ही नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं कि HSSC कौन सा मेथड यूज़ करती है इसके लिए। ये HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जितने भी अपडेट्स आते हैं वो इसी साइट पे आते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग। तो ये PDF हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के लिए 2025 में 11 जुलाई 2025 को आई थी ये, और इसमें इन्होंने जो 2022 में नोटिफिकेशन रिलीज़ की थी नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, उसी को फॉलो किया फिर से। तो 2022 वाली PDF को भी ओपन करके देख लेते हैं एक बार। तो ये वो PDF है जो 2022 में CET एग्ज़ाम के बाद HSSC ने रिलीज़ की थी। तो इसमें डिटेल्ड में डिस्कस किया गया है कि कौन सा मेथड यूज़ होगा नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो लास्ट एग्ज़ाम NTA ने कंडक्ट करवाया था, और उसमें इक्वी परसेंटाइल मेथड यूज़ हुआ था। इस मेथड में पहले रो स्कोर्स को परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको नॉर्मलाइज स्कोर में। तो जो पहला स्टेप है वो यही है कि रो स्कोर को कन्वर्ट करना हमने परसेंटाइल स्कोर में। तो इसमें फॉर्मूला हमारे पास P = M/N × 100। अगर हम किसी रो स्कोर के लिए परसेंटाइल स्कोर निकाल लें जैसे 99, तो M यहाँ पे हो जाएगा वो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स 99 के इक्वल हैं या उससे नीचे हैं, और जो N है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट उस शिफ्ट में, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंटाइल स्कोर। इसके बाद टेबल बना लेनी हमने हर शिफ्ट की, कैंडिडेट एक कॉलम में रहेंगे, फिर रो स्कोर, फिर उनका परसेंटाइल स्कोर। इस टेबल में हमने शिफ्ट्स को अलग रखना है। फिर इसके बाद एक और टेबल बनेगी जिसमें इन सभी शिफ्ट्स को कंबाइन कर देंगे। तो सभी शिफ्ट्स के लिए यहाँ पे एक सिंगल टेबल है। तो कैंडिडेट्स एक कॉलम में आ जाएंगे सारे, फिर परसेंटाइल, और ये परसेंटाइल किसके बेस पे होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हाईएस्ट परसेंटाइल वाले कैंडिडेट पहले, और फिर घटते हुए क्रम में नीचे की तरफ आ जाएंगे। जिनका सेम परसेंटाइल स्कोर है उनको हम एक ही सेल में रखेंगे, एक ही लेवल पे। रो स्कोर्स के कॉलम अलग ही रहेंगे, हम उनको कंबाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें कैपिटल X मिसिंग वैल्यू है, और वो इक्वल टू है x1 + x2 - x1 / P2 - P1, और फिर मल्टीप्लाई में इसके साथ कैपिटल P - P1।
अगर कैपिटल एक्स रो स्कोर की मिसिंग वैल्यू है तो वहाँ पे x2 क्या होगा, उस मिसिंग वैल्यू के जस्ट अबव जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी हमें उसको x2 बोलेंगे, उसके जस्ट बिलो x1 होगा, और x2 और x1 के कोरस्पॉन्डिंग जो परसेंटाइल्स है वो p2 और p1 होंगे। तो जो कैपिटल P है वो x के कोरस्पॉन्डिंग परसेंटाइल होगा। मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करके टेबल में फिल कर लेंगे। इसके बाद जो भी हमारे पास रो स्कोर्स आए हैं उनका एवरेज निकाल लेंगे। हर एक रो के लिए अलग एवरेज, जैसे XE + YE/2 ये फर्स्ट रो का एवरेज आ गया। ऐसे ही सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, इसमें बस रो स्कोर्स का एवरेज निकालना है। ये एवरेज ही नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। इस चीज़ को अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम हुआ है 2 अलग अलग डे पे, और डे 1 में भी 2 शिफ्ट थी ऐसी ही, डे 2 में भी, तो टोटल 4 सेशंस हो गए। फिर उनके बाद हमने अपीयर्ड कैंडिडेट्स देखने हैं, एब्सेंट वालों को इग्नोर कर देना है, और अपीयर्ड कैंडिडेट का पहले हाईएस्ट रो स्कोर और फिर लोएस्ट रो स्कोर। तो पहले हम इनके लिए परसेंटाइल निकाल लेंगे, जो बीच वाले स्कोर उनके लिए बाद में निकाल लेंगे। इस कॉलम में हमारे पास टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में कितने हैं 28,000, फिर उनका हाईएस्ट स्कोर 200, फिर कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड इक्वल और लेस देन हाईएस्ट रो स्कोर, जो हाईएस्ट रो स्कोर है उसके इक्वल और लेस कितने कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है, तो वो इक्वल होगा जितने कैंडिडेट अपीयर होंगे उनके ही, क्योंकि 200 से ऊपर स्कोर तो जाएगा नहीं, और सभी कैंडिडेट्स का स्कोर या तो 200 के इक्वल होगा या उससे नीचे होगा, जिसकी वजह से दोनों नंबर सेम रहेंगे। तो हमारा जो हाईएस्ट परसेंटाइल है वो 100 ही आएगा। तो चारों सेशंस के लिए सेम परसेंटाइल आएगा। इसी तरीके से लोएस्ट स्कोर को भी परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट्स, फिर उनका लोएस्ट रो स्कोर, और फिर कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड इक्वल और लेस देन, हाईएस्ट नहीं, यहाँ पे लोएस्ट आएगा, लोएस्ट रो स्कोर। अब जैसे -40 एक ही कैंडिडेट के आए हैं, तो यहाँ पे 1 कैंडिडेट होगा, फिर उसके सामने टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड। तो इस केस में 2 वेरिएबल्स हमारे पास, तो ये 111 वाला कॉलम ये भी वेरिएबल है, क्योंकि कैंडिडेट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनका लोएस्ट स्कोर आया इतना, और दूसरा टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड ये भी डिफरेंट है, जिसकी वजह से परसेंटाइल स्कोर भी अलग आएंगे। इसके बाद हमने सभी की टेबल्स बना लेनी है अलग अलग, हर एक शिफ्ट की कैंडिडेट रो स्कोर और फिर परसेंटाइल स्कोर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इन्हीं टेबल्स को लास्ट में हम कंबाइन कर लेंगे एक सिंगल टेबल में, तो ये आ गई। और जो इक्वल स्कोर्स हैं जिन कैंडिडेट्स के, उनको हम सेम लेवल पे रखेंगे। जैसे सभी 100 परसेंटाइल वाले कैंडिडेट को हमने एक ही सेल में रखा है, फिर बाकी नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते रहेंगे। रो स्कोर की वैल्यू लिख लेंगे, और जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, उनको लिखेंगे नहीं। तो रो स्कोर वाले कॉलम्स को हमने कंबाइन नहीं करना है, बस परसेंटाइल और कैंडिडेट वाले कॉलम को ही कंबाइन करना है। तो अब हम ये मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करने का वही पुराना फार्मूला है। अगर हम एक एक्स वैल्यू कंसीडर करें, जैसे 199.75, तो इसको कैसे फाइंड किया है, इसके ऊपर जो फर्स्ट नॉन ब्लैंक एंट्री होगी 200, वो हमारा क्या है x2। मिसिंग वैल्यू के नीचे फर्स्ट नॉन ब्लैंक एंट्री क्या होगी, x1 होगी। इसके बाद p2 p1 इन दोनों एंट्रीज के कोरस्पॉन्डिंग जो भी परसेंटाइल्स हैं, फिर p हमारा क्या होगा, जो x के कोरस्पॉन्डिंग या मिसिंग वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग परसेंटाइल है। ये फॉर्मूला यूज़ करके जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उन सब को हम फिल कर लेंगे इस टेबल में। सारी ब्लैंक एंट्री फिल होने के बाद हम हर रो का एवरेज निकाल लेंगे। जैसे 200 + 194 + 188 + 200 ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो 195.5 आ जाएगा। ऐसे ही जो नीचे वाली रोज़ हैं उनके लिए भी एवरेज स्कोर निकाल लेंगे, और ये एवरेज स्कोर हमारा नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा। इस मेथड में स्कोर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी। जैसे 200 वाला स्कोर डिक्रीज होगा और 188 और 194 में इंक्रीज आएगा। नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड इतना ही था। अगर इसके अलावा कोई और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपको आने वाली वीडियोज़ में मिल जाएगी।